हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस थीम है। हमें बताना है कि ईवी इन चारों में से पदार्थ, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, भोजन की संरक्षण, इसमें से ईवीएस का थीम कौन सा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ईवीएस में हमारे 6 थीम्स हैं। कितने थीम्स हैं? 6। फर्स्ट हमारा होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड रिलेट। सेकेंड होता है, ये क्या है, थीम्स हैं ईवीएस के। शेल्टर, फूड, वाटर, एंड एक होता है थिंग्स वी मेड एंड डू, एंड एक होता है ट्रेवल। 5 थीम्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, फैमिली एंड रिलेटिव, शेल्टर, फूड, वाटर, ट्रेवल। एंड फिफ्थ हमारा इसमें 6th थीम होगा, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम्स हमारे ईवीएस के होते हैं। इनमें से कौन सा थीम, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? थिंग्स वी मेक एंड डू। एंड बाकी के 5 थीम्स ये सारे, फैमिली एंड रिलेटिव, शेल्टर, फूड, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारे 6 थीम्स होते हैं ईवीएस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ जो होते हैं, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, उनको शिकारी क्यों उनका शिकार करते हैं? फॉर हॉर्न्स, फॉर स्किन, फॉर टिथ, फॉर सेंस। इनमें से मगरमच्छ की कौन सी चीज हम यूज करते हैं? तो मगरमच्छ की स्किन को यूज किया जाता है लेदर्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो भी लेदर के प्रोडक्ट होते हैं, उस जैसे कि बैग्स, लेदर के जो बैग्स होते हैं, वॉलेट्स बनाने में यूज होते हैं इसके स्किन्स, और बेल्स वगैरह बनाने में जो क्रोकोडाइल का स्किन होता है वो यूज करके ये लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो लेदर को शिकारी शिकारी जो होते हैं, जो भी वो लेदर, सॉरी, क्रोकोडाइल का शिकार क्यों करते हैं? उसके लेदर को, उसके स्किन को वो निकाल के और लेदर्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? मीन्स के इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा असेसमेंट ऐसा, मीन्स की असेसमेंट किस इंटरवल पे होना चाहिए? एवरी डे, एवरी मंथ, 6 मंथली, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो असेसमेंट कभी भी किसी भी चीज का, ईवीएस का ही नहीं, किसी कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उसका असेसमेंट एवरी डे होना चाहिए। हम डे टू डे क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम आज जो पढ़ाए बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं। अगर हम कल फिर क्लास में आते हैं तो वो पहले प्रीवियस ईयर नॉलेज उनका चेक करते हैं, कल हमने जो पढ़ाया था वो बच्चों को याद है, समझ में आया है कि नहीं, उसके बाद। तो असेसमेंट जो होता है ईवीएस के, यहाँ ईवीएस के रिगार्डिंग पूछा गया है। जो भी असेसमेंट बच्चों का होता है वो एवरी डे किया जाता है। असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन उनका हर दिन किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उनके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रह जाएंगे? क्या पूछा है? विद्यार्थी किस चीज से वंचित रह जाएंगे, क्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये पूछा है। मीरा नाम की एक टीचर है जिनको कि शांत क्लास पसंद है। वो चाहती है कि मेरे क्लास में हमेशा शांति रहे, बच्चे एक दूसरे से बात ना करें, वो बैठ के अपना अपना काम करें। तो इसमें पूछा है, वैसी अगर क्लास कोई वैसा हो तो उस क्लास में उस क्लास के बच्चे किस चीज से वंचित रह जाएंगे? मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, पीयर लर्निंग। तो जब बच्चे आपस में बात ही नहीं करेंगे, उनका मानना क्या है कि बच्चे आपस में बात ना करें, बैठ के अपना अपना काम करें। जब बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर वो पीयर लर्निंग कहाँ से कर पाएंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। बच्चे क्लास में ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर से ही सीखते हैं, अपने क्लासमेट्स जो उनके होते हैं उनसे भी वो कुछ कुछ सीखते हैं। तो जब बच्चे आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे तो वो अपने सहपाठियों द्वारा, अपने क्लासमेट्स द्वारा कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो वो किससे वंचित रह जाएंगे? अपने सहपाठियों से वो नहीं सीख पाएंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। इनमें ये बताना है कि विंटर सीजन में जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, कितनी इन सारे चीजों में मीन्स कि यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, इन सबको मिला के एक घोल तैयार करती हैं और उसको रूखेपन स्किन मीन्स की स्किन की जो ड्राइनेस होती है उसको कम करने के लिए यूज किया करती हैं। रोज वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस एंड मिल्क। हम मिल्क को स्टोर नहीं कर सकते, इसमें ये लिखा गया है कि उस चीज को मिक्स करके स्टोर कर लेती हैं वो। रोज वाटर एंड विनेगर, तो विनेगर को हम स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। अगर आपने अपनी दादी को या फिर मदर को देखा होगा तो वो लोग भी रोज वाटर एंड ग्लिसरीन और उसमें नींबू का रस डाल के उसको स्टोर करके रखती हैं और फिर वो स्किन पे लगाती हैं, जिससे कि स्किन की जो ड्राइनेस होती है, रूखापन होता है, वो ठीक हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस, गुलाब जल, ग्लिसरीन एंड नींबू का रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाली पक्षी है। इसमें से एक ऐसा बर्ड है, जो भी बर्ड है वो ऐसी नेस्ट बनाती हैं जो कि झाड़ी से या फिर शाखा से लटका हुआ होता है। तो वो कौन सी बर्ड है जिनका नेस्ट ऐसा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं सनबर्ड। जो सूर्य पक्षी होती है उनका नेस्ट कैसा होता है, पेपर में अलग अलग तरह के बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग बर्ड अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं। जैसे कि वीवर बर्ड हो गया, वीवर बर्ड कैसे नेस्ट बनाते हैं, सिलाई मीन्स कि जैसा वीव करते हैं ना, वीव मीन्स बुनना होता है, तो जैसा कपड़े बुना जाता है वैसा वो बुनने के आकार के मीन्स की धागा से वो वैसा नेस्ट बनाते हैं। तो अलग अलग बर्ड अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं और वो पेपर में पूछा भी जाता है कौन सा बर्ड किस तरह का नेस्ट बनाता है। तो वैसे ही शाखा से लटकने वाला घोंसला, इनका जो सन बर्ड होता है उसका घोंसला कैसा होता है, किसी भी डाली से वो लटका हुआ होता है और उसमें वो उनके जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट सो। अगर आपने ट्रैवल किया होगा और टिकट कराया होता है, टिकट के ऊपर पीएनआर नंबर लिखा होता है, तो वो हमें बताना है उस पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड और पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। जो भी वो पीएनआर नंबर होता है मीन्स कि जो कोई भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहा होता है तो उस पैसेंजर के नंबर का रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसे हम पीएनआर कहते हैं, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होगा पीएनआर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ एक चावल का टाइप बताया गया है कि बोरा नामक कोई चावल का टाइप है। जैसे चावल अलग अलग तरह के होते हैं, अगर आपने अपने लोकल लैंग्वेज में भी सुना होगा तो जैसे कि हम जो खाते हैं बासमती का चावल या फिर अलग अलग टाइप्स के चावल होते हैं, तो उसमें एक बोरा टाइप होता है चावल का। तो ये पूछा है कि ये किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में अ, पाया जाता है, तो असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये जो बोरा चावल है ये असम राज्य में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें से हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट्स का पार्ट है, जैसे कि सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज, इनमें से जब दांत दर्द होता है तो क्या यूज करते हैं। तो जैसा कि हमारे घर में भी आपने सुना होगा, अगर आपका दांत दर्द होता है तो लौंग जो होता है, लौंग दांत दर्द के लिए सहायक होता है। मीन्स कि दांत दर्द होता है तो लौंग अगर हम दांतों के बीच में दबा लें तो वो ठीक हो जाता है दांत दर्द। तो क्या यूज करते हैं, क्लोव्स, लौंग का यूज करते हैं दांत दर्द के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, द हेड ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथी का जो ग्रुप होता है, हाथियों का जो ग्रुप होता है, एक साथ बहुत सारी हाथियां चलती हैं, उसमें 25 से 50 हाथियां एक साथ चलती हैं। उसका जो मुखिया जो आगे आगे चलता है, मुखिया कौन होता है उसका, स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, नहीं, सबसे छोटी मादा हाथी नहीं होती है, सबसे बड़ा नर हाथी भी नहीं होता है, सबसे छोटा नर हाथी।
जो ग्रुप का मुखिया होता है, उस झुंड का, हाथियों के झुंड की मुखिया होती है, वो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती हैं। जो सबसे उम्र दराज मादा हाथी जो होती हैं, वो उस हाथियों के ग्रुप की मुखिया होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न भिन्न है? हमें ये बताना है, इन सारे में से यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सबसे अलग है। जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनमें से भिन्न कौन सा है, वैसे झील, तालाब, झरना, नदी, पहाड़, इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है। तो एक तरह से देखिए तो झील भी क्या है, पानी से रिलेटेड है, इसमें भी लेक लेक में पानी रहते हैं, तालाब में भी पानी रहते हैं, झरना भी ऊपर से पानी गिरता है, नदी भी पानी का ही होता है, तो इसमें सबसे अलग क्या है, पहाड़। ऑप्शन में है हमारा पहाड़, हाँ, माउंटेन्स। इनमें से भिन्न कौन सा होगा, ऑड वन आउट हमें छांटना था इसमें से, तो इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा, सबसे भिन्न क्या होगा, माउंटेन होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या है, रिलेटेड टू वाटर है, पानी से संबंधित है बाकी सब, लेकिन माउंटेन पानी से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, माउंटेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। कोई बच्चा अगर बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसे कोई भी चीज सीखना हो, लर्निंग उसकी कैसे होगी? तो ब्रेल, ब्रेल के माध्यम से। तो जो बोल और सुन नहीं सकता वो ब्रेल से नहीं सीखता, जो बच्चा देख नहीं सकता वो ब्रेल लिपि उनके लिए यूज होती है। थ्रू देयर लोकल लैंग्वेज, जब वो बोल ही नहीं सकता है तो चाहे आप उसे लोकल लैंग्वेज में बुलवा लीजिए या फिर इंग्लिश में बुलवा लीजिए या फिर किसी और लैंग्वेज में बुलवा लीजिए, वो उससे नहीं सीख सकेगा जब वो बोल ही नहीं पाएगा। तो थ्रू नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा में। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमारा राइट ऑप्शन होगा थ्रू साइन लैंग्वेज। जो भी बोल नहीं सकता है वो साइन लैंग्वेजेस सीखते हैं। जो भी बहरे और गूंगे होते हैं उनके लिए क्या होती है, साइन लैंग्वेजेस होती हैं। वो इशारों में बातें करते हैं, उनके कुछ अपने अलग अलग साइंस होते हैं, कुछ अलग अलग सांकेतिक संकेत होते हैं, किस चीज़ से किसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है ऐसे करके। तो वो कुछ उनके सांकेतिक भाषा होते हैं, तो वो किसके थ्रू सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जो भी बोल और सुन नहीं सकते हैं तो क्या, सांकेतिक भाषा से वो सीख। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया है कि ईवीएस में कितने थीम्स होते हैं, 6 थीम्स होते हैं। लेकिन उस 6 थीम्स में एक थीम ऐसा है जिसमें उसके कुछ सब थीम्स यानी कि उप थीम भी होते हैं। तो वो एक थीम है फैमिली एंड फ्रेंड। जो फैमिली एंड फ्रेंड थीम है, इसके कुछ सब थीम्स भी हैं। कौन कौन से हैं मैं लिख देती हूँ। पहला है हमारा रिलेशनशिप, दूसरा वर्क एंड प्ले, थर्ड है हमारा एनिमल, एंड फोर्थ है हमारा प्लांट। जो ये फैमिली एंड फ्रेंड थीम है, जो भी 6 थीम्स दिए हुए हैं, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स दैट वी मेक एंड डू, तो उसमें जो पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड, उसके कुछ सब थीम्स भी, सब थीम्स में से इसके अंदर भी कुछ थीम्स दिए हुए हैं। तो वो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर सब थीम्स क्या है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट। ये इस फैमिली एंड फ्रेंड के सब थीम्स है, उसके अंदर के पार्ट्स हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब थीम्स किस में है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम उसके बुक से ही वो सीखेंगे। हम टीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करते हैं बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं, या फिर अलग अलग चार्ट पेपर्स मॉडल्स ला के दिखाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। तो ईवीएस में इसमें यह कहा गया है कि ईवीएस में बुक के अलावा और कौन से रिसोर्सेज बेस्ट होंगे ताकि बच्चा सीख सके अच्छे से। तो रेडियो,
इसमें सबसे अच्छा संसाधन पूछा है, सबसे बेस्ट संसाधन, बेस्ट रिसोर्स कौन सा होगा जिससे बच्चे अच्छे से सीख सके। तो हम रेडियो का यूज कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना। विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। तो जो क्षेत्र भ्रमण, कभी भी हम बच्चों को अगर क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, हम इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम अगर क्षेत्र भ्रमण पे बच्चों के लिए ले जाएंगे, बच्चों को हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो बच्चे खुद से देखेंगे चीजों को, खुद से प्लांट्स को देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, अपने आसपास की चीजों को देखेंगे। तो जो बच्चा खुद से देख सकता है, जो बच्चा खुद से देखेगा उस चीज को, उसके बारे में चीजें ऑब्जर्व करेगा, तब वो अच्छे से सीख सकेगा। तो हमारा बेस्ट रिसोर्स क्या हो जाएगा? फील्ड विजिट्स या फील्ड ट्रिप बेस्ट रिसोर्स होगा ईवीएस को सिखाने के लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। इसमें से ये बताना है कौन सी गैस अधूरे जले, मीन्स कि अगर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसको आधा जलते हुए आधा और छोड़ दें, तो उससे कौन सा गैस फैलता है? तो जो सीओ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किससे फैलता है? अधूरे जले जो जीवाश्म ईंधन होता है उससे कौन सी गैस फैलती है? सीओ। ना कि CO2, ना कि SO2 और ना ही N। कौन सी गैस फैलती है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ईवीएस का सीखना आधारित है। कभी भी द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। हम सिर्फ ईवीएस की नहीं, अगर हम और भी सब्जेक्ट्स ले लें, कोई भी सब्जेक्ट्स अगर हम ले लें, तो उसका सीखना किस पे आधारित होता है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो कोई भी चीज हम बच्चों को सिखाते हैं तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाते हैं। कुछ टीचिंग्स मेथड्स हैं हमारे, जब हम पढ़ते हैं सीटेट के एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं हमेशा ही, सीटेट या आप केवीएस किसी भी एग्जाम में चले जाएं तो ये मेथड्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या क्या TLM यूज कर सकते हैं। तो इतना हमें पता होना चाहिए, हम बच्चों को कभी भी कुछ भी सिखाते हैं तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम बच्चों को इजी चीजें सिखाएंगे, सिंपल चीजें सिखाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे। एक ही बार हम बच्चों को हार्ड चीज दे दिए, बच्चा खुद डर जाएगा, कह रहे मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम बच्चों को पहले छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें सिखाते हैं। अगर हम सम्स भी सिखाते हैं बच्चों को, मैथ्स भी करना होता है, तो पहले प्लस सिखाते हैं, फिर माइनस सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, ऐसे स्टेप्स में सिखाते हैं, पहले इजी से कॉम्प्लेक्स जाते हैं। वैसे ही हमें कोई भी चीज ईवीएस में सिखाना हो बच्चों को, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले इजी चीजें सिखाते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि फ्रॉम कॉम्प्लेक्स से सिंपल, पहले हम कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाएंगे उसके बाद सिंपल चीजें सिखाएंगे, नहीं। ग्लोबल से लोकल, हम पहले लोकल चीजें सिखाएंगे बच्चों को, उसके बाद ग्लोबल जाएंगे। पहले हम अपने आसपास की चीजों को सिखाएंगे, उसके बाद हम कंट्रीज के बारे में बताएंगे, कंट्री में पूरे कंट्रीज के बारे में, उसके बाद हम वर्ल्ड पे जाएंगे। तो हम लोकल से ग्लोबल की ओर जाएंगे, ना कि ग्लोबल से लोकल की। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मीन्स कि अमूर्त और मूर्त। मूर्त मीन्स जो हमारे चीजें सामने हैं, जो हमें दिख रही हैं, हम उसके बारे में पहले बच्चों को बताएंगे, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करवाएंगे बच्चों को, मूर्त अब अमूर्त चीजों को सिखाएंगे। हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हम कभी भी बच्चों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर सिखाते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को हम सिंपल चीजें सिखाते हैं, उसके बाद हम उसको थोड़ा 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 करके हार्ड की ओर लेके जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। ये एक एक्ट है कि अगर कोई भी इंसान 25 साल या उससे ज्यादा से उस वन में, उस जंगल में रह रहा हो, तो उस जंगल की भूमि पर, जंगल की जमीन और उस पे जो भी चीजें उग रही हैं उस पे उसका अधिकार है। ये किस एक्ट से लिया गया है, हमें ये बताना। यह एक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है? ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2017 के अंदर आता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 25 साल या उससे ऊपर से अगर जंगल पे रह रहा है, जंगल में, तो उसकी जमीन और उसकी जो भी उपज हो रही है वहां, उस पे उसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। धूम फार्मिंग इज, धूम फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
तो जो झूम खेती हम करते हैं, झूम खेती किया जाता है, वो क्या होता है? काट और दग्न खेती, दग्ध खेती, फ्लैश एंड बर्न। जब भी हम खेती करते हैं, झूम खेती के अंदर क्या आता है कि हम खेती कर लिए, फसल को काट दिए, फसल हमें मिल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस खेत में आग लगा के उसको जला देते हैं। जो भी हमारा उसके पे बचा हुआ रहता है, जैसे कि धान हम उगा रहे हैं, गेहूं हम उगा रहे हैं, तो गेहूं और धान को हम काट लेते हैं, और उस पे जो भी बच जाते हैं बाकी के उसके स्टेम्स या फिर जो रूट्स बच जाते हैं, जड़ बच जाते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, आग लगा के पूरा उसको जला देते हैं। और ये कहाँ होता है? तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, उस साइड ये खेती होती है। कहाँ कहाँ? जैसे कि मेघालय ले लीजिए, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में ये झूम खेती की जाती है। तो झूम खेती में क्या होता है, हम जो भी फसल होता है उसको हम अगर काट लेते हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट होता है उसमें हम उसको जला देते हैं, तो इसे हम झूम खेती कहते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है, और फिर इससे बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मर भी जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा झूम खेती नहीं माना जाता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो ऐसी ही खेती करते हैं, ज्यादातर ट्राइबल्स ऐसी खेती, जो भी ट्राइबल्स होते हैं वहाँ के, वो ऐसी खेती करते हैं, क्योंकि वो उसके बाद वहां से दूसरी जगह। तो कहाँ कहाँ होता है ये? मेघालय, मिजोरम इन स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इन स्टेट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप और बाघ। तो आपने देखा होगा गिलहरी अपने दांतों को हमेशा घिसती रहती है, क्योंकि गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वो हमेशा ही पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए वो अपने दांतों को घिसती रहती है। तो किसके जो दांत होते हैं वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? गिलहरी, स्क्वेरल के जो दांत होते हैं वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, कोविड-19 जब फैल रहा था, तो डॉक्टर्स का क्या कहना था कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का हमें प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी किस लिए हेल्पफुल होता है, हमें ये बताना है। यह दृष्टि वर्णक की निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह दांतों एवं अस्थियों के लिए स्वस्थ रखता है। इससे भूख बढ़ती है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो हमें डॉक्टर्स उस टाइम पे विटामिन सी लेने के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि क्या करता है, बिल्ड रेसिस्टेंस अगेन इन्फेक्शन। अगर कोई भी संक्रमण हमें हो जाए, कुछ भी इन्फेक्शन हमें हो जाए, जैसे कोविड-19, ऐसा नहीं है कि विटामिन सी लेने से नींबू, गवर्नमेंट ने भी ये कहा था, डॉक्टर्स ने भी कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा नींबू का यूज करना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी से हमारी जो भी बीमारी होती है उससे लड़ने की ताकत आती है हमें। ऐसा नहीं है कि विटामिन सी लेने से हमें बीमारी को, कोविड-19 होगी ही नहीं। कोविड-19 अगर हो भी रही है तो विटामिन सी अगर आपके बॉडी में है, तो उससे हम उस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं, और लड़ के उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो क्या होता है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी क्या काम करता है, हमें ताकत प्रदान करता है, ताकि हम संक्रमण के विरुद्ध लड़ सके। इसलिए डॉक्टर्स और गवर्नमेंट्स ने क्या बोला था कि विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।